नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था राज्य किसे कहते हैं। राज्य, पुलिस राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, इसमें क्या अंतर होता है, ये हमने अपने पिछले क्लास के वीडियो में पढ़ा था। आइए आज हम लोग बात करते हैं राज्य, राष्ट्र और देश में क्या अंतर है। आज का टॉपिक बेटा क्या है? आज हमारा टॉपिक है राज्य, देश, राष्ट्र में अंतर। बहुत सब सारे बच्चों को ये समस्या होती है और बेसिक सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन कभी कभार ये सामने प्रश्न जब आता है तो वहां बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्या ये सब अलग अलग शब्द हैं? क्या इनके अर्थ अलग अलग हैं कि एक हैं? इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसलिए हमने सोचा कि आज जब राज्य पर चर्चा हो रही है तो इन शब्दों पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूर हो जाए। आइए देखते हैं क्या अंतर है। सबसे पहले अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो बेटा व्यवहार में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। व्यवहार में देखा जाए कोई अंतर नहीं है। व्यवहार व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो इसमें कोई अंतर नहीं है। याद रखना बेटा, जैसे भारत आजादी से पहले राष्ट्र था, देश था, हालांकि राज्य नहीं था, लेकिन वर्तमान की परिदृश्य देखा जाए तो हमारा देश भारत राज्य भी है, राष्ट्र भी है, एक देश भी है। चाहे भारत ही नहीं, अन्य देशों की बात जैसे अमेरिका की करें तो अमेरिका वर्तमान में व्यवहारिक रूप से राज्य भी है, राष्ट्र भी है और देश भी है। लेकिन अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, तो सिद्धांत में देखा जाए तो अंतर है। सिद्धांत में भैया अंतर है, और वो क्या अंतर है वही हमें समझना है। ठीक है, आइए सैद्धांतिक रूप से देखते हैं क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य की, फिर हम लोग बात करेंगे देश की, फिर हम बात करेंगे राष्ट्र की, और हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य भैया यह एक राजनैतिक इकाई है। राजनीतिक इकाई है। अगर हम देश की बात करें तो यह भौगोलिक इकाई है। इसे भौगोलिक परिदृश्य में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम राष्ट्र की बात करें तो यह सांस्कृतिक इकाई है, एक कल्चर के रूप में, सांस्कृतिक इकाई है। इसे एक कल्चर के रूप में रियलाइज किया जाता है, महसूस किया जाता है। जब कोई राष्ट्र शब्द का प्रयोग होता है तो हमें कल्चर की याद आती है कि हाँ वहां कल्चर कैसा होगा, और जब देश की बात आती है तो हम सोचते हैं वहां पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, झील है, वहां का भौगोलिक परिदृश्य कैसा होगा ये रियलाइज होने लगता है। और जब राज्य की बात होती है तो वहां सरकार रियलाइज हो जाता है, संप्रभुता का रियलाइजेशन होने लगता है। तो पहला प्रमुख जो अंतर है वो तो यही कि राज्य जब देखा जाए तो राजनैतिक दृष्टि से इसे महसूस किया जाता है, उसे भौगोलिक दृष्टि से, और राष्ट्र को सांस्कृतिक दृष्टि से महसूस किया जाता है। आइए और थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अगर राज्य की बात करें तो राज्य भैया राजनैतिक इकाई है, और इसमें 4 तत्व होने चाहिए। इसमें 4 तत्वों
का होना अनिवार्य है, 4 तत्वों का होना अनिवार्य है। वे चारों तत्व जैसा कि आप सभी लोग पीछे के वीडियो में देखे भी होंगे, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? निश्चित भूक्षेत्र, निश्चित भूक्षेत्र, पर्याप्त जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? 4 चीजें जब होंगी तो वह राज्य कहलाएगा। निश्चित भूक्षेत्र, पर्याप्त जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और याद रखना, इन चीजों के साथ साथ आपको पीछे के वीडियो में आपको बताया गया है कि राज्य का कार्य क्या है। राज्य का कार्य है शांति, सुरक्षा, न्याय की स्थापना करना। शांति, सुरक्षा, न्याय की स्थापना करना इसका कार्य है। और लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया जाता है, नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। और क्या करता है राज्य भैया? नागरिकों की बुनियादी आवश्यकता, नागरिकों की बुनियादी आवश्यकता को पूर्ण करना। और इन्हीं चीजों के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप राज्य का तात्पर्य समझ गए होंगे। राज्य एक राजनैतिक इकाई है। राज्य को भौतिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, जिसमें सरकार होती है, जनसंख्या होता है, आपकी संप्रभुता होती है, निश्चित भूक्षेत्र होता है। याद रखना, ये भौतिक इकाई है। एक क्वेश्चन और यहां पे नोट डाउन कर लेना, यह भौतिक इकाई है। ठीक, अब आइए बात करते हैं देश की। तो मैंने कहा जो ये देश शब्द है यह भौगोलिक इकाई है। भौगोलिक इकाई में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? जब बेटा पठार, पर्वत, मरुस्थल, देशांतर, अक्षांश, अक्षांश, गोलार्ध का अध्ययन करें। इसमें क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। का अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद उसे रियलाइज करें, तो उसके संदर्भ में हम देश शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज और बता दें, जैसे अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करना चाह रहे हैं कि भैया राज्य और देश में क्या अंतर है, तो एक चीज जान लेना, देश के संदर्भ में जनसंख्या को पढ़ा जा सकता है, देश के अंतर्गत भूक्षेत्र को पढ़ा जा सकता है, जनसंख्या और भूक्षेत्र को पढ़ा जा सकता है, लेकिन देश के अंतर्गत सरकार का अध्ययन नहीं होता है। देश के अंतर्गत याद रखना, संप्रभुता का अध्ययन नहीं होता है। संप्रभुता और सरकार के माध्यम से, याद रखना, संप्रभुता और सरकार के माध्यम से देश को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, बल्कि देश को प्रदर्शित करने के लिए वहां के क्षेत्रफल, पर्वत, पठार, नदी के आधार पर, देशांतर, अक्षांश के आधार पर देश को प्रदर्शित किया जाता है कि हम यहां पे रहते हैं। ठीक, और राज्य
को प्रदर्शित करने के लिए आपको सरकार की भी जरूरत पड़ेगी, संप्रभुता की भी जरूरत पड़ेगी, जनसंख्या और भूक्षेत्र की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ये राज्य और देश में अंतर है। ठीक, अब बात करते हैं राष्ट्र किसे कहते हैं। तो राष्ट्र बेटा कैसी इकाई है? ये सांस्कृतिक इकाई है। यह नैतिकता की बात करता है। राष्ट्र जो है नैतिकता की बात करता है। ये भावनात्मक है, आध्यात्मिक है, मनोवैज्ञानिक है। अर्थात इसे स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता। राष्ट्र को समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसके भाव को देखा जा सकता है। तो जब कोई पूछे राष्ट्र क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जो सांस्कृतिक, किसी देश की जो सांस्कृतिक इकाई होती है, किसी राष्ट्र की जो सांस्कृतिक इकाई होती है, उस इकाई को जब हम रियलाइज करते हैं तभी बता सकते हैं कि ये राष्ट्र है कि राष्ट्र नहीं है। याद रखना, राष्ट्र का जो निर्माण होता है वहां के लोगों के लगाव से होता है। राष्ट्र का निर्माण भैया कैसे होता है? याद रखना, इसे नोट डाउन करके याद रखिएगा। राष्ट्र का निर्माण वहां की जनता के लगाव से है, लगाव से होता है। वहां की जनता के लगाव से होता है। ठीक है, हम जैसे होता क्या है, मैं मानता हूं आप शायद आपके मन में एक विचार होगा कि एक राष्ट्र में कई धर्म के लोग, कई भाषा के लोग रहते हैं। अगर भिन्न भिन्न धर्म और भिन्न भिन्न भाषा के लोग एक साथ रह रहे हैं अगर कहीं पर, तो क्या वह राष्ट्र है? तो बिल्कुल वह राष्ट्र है। भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्म, अपने अपने भाषा के प्रति विशेष लगाव रखते हुए तभी एक साथ रह सकते हैं जब उनकी निष्ठा एक निश्चित स्थान पर हो, और ऐसे ही स्थान को राष्ट्र कहा जा सकता है। ये दूसरी परिभाषा आप समझ सकते हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने कहा जहां विभिन्न धर्म एवं भाषा, विभिन्न धर्म एवं भाषा के लोग अपने अपने धर्म एवं भाषा, अपने अपने धर्म एवं भाषा के प्रति विशेष लगाव रखते हुए एक साथ तभी रह सकते हैं, एक साथ तभी रह सकते हैं जब उनकी निष्ठा, याद रखना, उनकी निष्ठा उस स्थान पर हो। और ऐसे ही स्थान को हम क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। अब यहां पर बात निष्ठा की है,
तो निष्ठा कैसे आती है, निष्ठा उत्पन्न कैसे होती है? तो निष्ठा बेटा सांस्कृतिक विकास से, निष्ठा इतिहास से, उस देश के इतिहास से निष्ठा उत्पन्न होती है, निष्ठा वहां के भूगोल से उत्पन्न होती है, और यही भावना ही उस देश को राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित कर। आजादी से पहले भी भारत राष्ट्र था लेकिन राज्य नहीं था। आजादी के बाद भारत राष्ट्र भी है और भारत राज्य भी है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्र जो शब्द है ये भावनात्मक शब्द है और ये लोगों के भाव से उत्पन्न होता है, ये लोगों की निष्ठा से उत्पन्न होता है। ठीक, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसको क्विक रिवीजन कर दे रहे हैं भैया, देख लीजिएगा जरा। हम बात कर रहे हैं भैया किस बात पर, राज्य, देश और राष्ट्र, ये तीन प्रमुख शब्द हैं हमारे, और इन तीन प्रमुख शब्दों में अंतर किस बात का है। पहली बात तो व्यवहारिक रूप से जब हम देखते हैं तो इन तीनों शब्दों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब सैद्धांतिक रूप से देखा जाता है तो इन तीनों में अंतर दिखाई देता है। और जो अंतर दिखाई देता है उसको मैंने यहां पर देखिए लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे राज्य की, तो राज्य बेटा एक राजनैतिक इकाई है, देश भौगोलिक इकाई है, उसके भूगोल से उसकी पहचान होती है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है, वहाँ के रहने वाले लोगों, रहन सहन, खान पान के आधार पर, वहाँ के इतिहास और भूगोल के आधार पर उसको क्लियरिफाई किया जाता है कि ये राष्ट्र है कि नहीं। अगर वहाँ एकता है तो ठीक है, अगर एकता नहीं है तो उसे राष्ट्र नहीं माना जाता है। तो इसीलिए विविधता में एकता लाना ही राष्ट्र की परिकल्पना कही जाती है। ठीक, राजनैतिक इकाई के रूप में राज्य को प्रदर्शित करने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 4 चीजों की आवश्यकता है, भूक्षेत्र, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। और इन चीजों के ये चीजें करने के लिए राज्य का निर्माण क्यों हुआ है भाई? शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना करने के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। और प्लस जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, राज्य को नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं का पूर्ति करना होता है। यह भौतिक इकाई है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। भौगोलिक इकाई भी प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती है, लेकिन देश को प्रदर्शित करने के लिए जब किसी आपको देश के बारे में बताना होता है तो आप उसके वहाँ के मरुस्थल, पर्वत, पठार, वहाँ किस अक्षांश पे है, किस देशांतर पे है, किस गोलार्ध में है, वहाँ जनसंख्या और भूक्षेत्र के बारे में आप बताते हैं। लेकिन याद रखना, देश को प्रदर्शित करने के लिए सरकार और संप्रभुता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राष्ट्र के संदर्भ में आपको बताया गया कि यह सांस्कृतिक इकाई है जो नैतिकता, भावनात्मक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक भाव से उत्पन्न होता है। ये दिखाई नहीं देता है। राष्ट्र का निर्माण वहां की जनता के लगाव से होता है, जहां विभिन्न प्रकार, जो विभिन्न धर्म भाषा के लोग अपने अपने धर्म और भाषा के प्रति जो विशेष लगाव रखते हैं, वे एक साथ तभी रह सकते हैं जब उनकी निष्ठा उस स्थान पर हो। अगर निष्ठा नहीं तो एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। और ये निष्ठा कहाँ से उत्पन्न होती है? उस देश की संस्कृति से, उस देश के इतिहास से, उस देश के भूगोल से निष्ठा उत्पन्न होती है। और ये निष्ठा ही बताती है कि वो राष्ट्र है कि नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोगों को राष्ट्र, राज्य और देश में अंतर समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं संविधान पर। संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा
संविधान में आने वाले कीवर्ड, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संवैधानिक शब्द होते हैं, जब हमारे सामने आते हैं तो हम उन शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने कुछ वीडियो में पहले इन शब्दों को क्लियर कर दूं। अभी मैं बात करने जा रहा हूं भैया संविधान पर, फिर उसके बाद बात करेंगे संविधानवाद पर, फिर उसके बाद बात करेंगे संवैधानिक सरकार पर, और फिर करेंगे संविधान का वर्गीकरण, संविधान को कितने भागों में बांटा गया है और उन प्रत्येक भागों का क्या अर्थ होता है। फिर जाकर के हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेदों पर, एक एक अनुच्छेदों पर विधिवत चर्चा की जाएगी। अगर हम भैया बात करें संविधान की, तो संविधान देखो बेटा दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है सम और दूसरा है विधान। एक है सम और दूसरा है विधान, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है विशेष प्रकार का विधान। संविधान का अर्थ क्या होता है? विशेष प्रकार का विधान, जो विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए होता है, विशेष प्रकार के व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है सम और दूसरा है विधान, जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार का विधान, जो विशेष प्रकार के व्यक्ति के लिए होता है। अब मुद्दा यह है कि ये विशेष प्रकार का जो व्यक्ति है वो है कौन? उस विशेष प्रकार के व्यक्ति को मैंने नाम दिया है या हमारे विद्वानों द्वारा नाम दिया गया है राज्य। उसका नाम क्या है बेटा? राज्य। उसी को हम क्या कहते हैं? सरकार। उसे क्या कहा जाता है? राज्य या सरकार। और इस राज्य या सरकार के तीन अंग होते हैं। इसके मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं। इसके मुख्यतः तीन अंग होते हैं। जैसा कि शायद आप लोग जानते भी होंगे, इन तीनों अंगों को क्या कहा जाता है? एक अंग का नाम है विधायिका, एक अंग का नाम है विधायिका, दूसरे अंग का नाम है कार्यपालिका और तीसरे अंग का नाम है न्यायपालिका। तीसरे अंग का नाम है न्यायपालिका। राज्य या सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन अंग होते हैं, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। उस विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए, जिसमें बेटा विधायिका जो होती है, इसका काम है विधि बनाना। विधि को ही क्या कहते हैं? कानून। समझने के लिए आप क्या कहिए? विधि को कानून। कानून बनाना, बनाना मतलब निर्माण करना। हम समझ रहे हैं। कार्यपालिका का काम क्या है? विधियों को लागू करना, विधियों को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका क्या करती है? समीक्षा करती है, समीक्षा करना।
किसकी समीक्षा करना? विधि की, यानी जांच पड़ताल करना कि जो विधि बनी है वो सही से लागू है कि नहीं, या जो विधि बनी है वह विधि सही है कि नहीं। विधियों की समीक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है, जो संविधान में विधियां बनाई गई हैं। और यही कारण है कि न्यायपालिका को, नोट करके इस बात को लिख लेना भैया, न्यायपालिका को संविधान का अभिभावक कहा जाता है। यही कारण है कि न्यायपालिका को संविधान का अभिभावक कहा जाता है, क्योंकि यह विधियों की समीक्षा करता है, विधियों की जांच करता है। तो भैया क्या पढ़े हम लोग, एक बार फिर देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे संविधान। संविधान किसे कहते हैं? जब आप संविधान समझेंगे तभी आपको संविधानवाद समझ में आएगा, तभी आपको सीमित संविधान समझ में आएगा। इसलिए संविधान किसे कहते हैं पहले ये जानना बहुत जरूरी है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन विधान, जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार का विधान, जो विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए होता है। विशेष प्रकार का कानून विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए होता है, और उस व्यक्ति को हमने नाम दिया है राज्य या सरकार, और जिसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, जिसमें से एक का नाम विधायिका जो विधि बनाती है, एक का नाम कार्यपालिका जो विधियों को लागू करती है, और दूसरे का नाम न्यायपालिका जिसका काम है समीक्षा करना। और समीक्षा करने की वजह से ही न्यायपालिका को संविधान का अभिभावक, संविधान का गार्जियन कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग संविधानवाद क्या है और सीमित संविधान क्या है। यह वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।